नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर कुछ टॉपर्स के टिप कि किस तरह से आपको बीपीएससी में आंसर राइटिंग करना चाहिए कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ। तो उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीपीएससी मेंस में सिलेक्शन सिर्फ नॉलेज पर नहीं होता, राइटिंग स्किल्स पर भी निर्भर करता है। आज मैं आपको वो टॉपर सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप भी 150+ मार्क्स ला सकते हो, मतलब एक अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो मेंस में। तो सबसे पहली बात कि क्यों ज़रूरी है आंसर राइटिंग, वाई आंसर राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आखिर क्यों ज़रूरी है आंसर राइटिंग, हमें आंसर राइटिंग क्यों करना चाहिए, क्या इससे मुझे नंबर मिलेगा या इससे हैबिट बनेगा, आखिर क्यों चाहिए। तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। सिर्फ सही जानकारी ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कैसे लिखते हैं यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है आंसर राइटिंग में। कि आप क्या लिखते हो यह ज़रूरी नहीं है, आप कैसे लिखते हो यह ज़रूरी नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में लिख रहे हो, जिस कॉन्फिडेंस के साथ में लिख रहे हो, वो चीज़ सही होना चाहिए। क्या लिख रहे हो उससे मतलब नहीं है, कैसे लिख रहे हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप जो चीज़ लिख रहे हो वो सही मायने में आपके एग्जामिनर को समझ में आनी चाहिए और आप एक अच्छा से स्कोर कर पाओ कि हाँ भाई, हमने सही से लिखा और मुझे सही अंक प्राप्त हो। तो इसी के साथ में बीपीएससी मेंस में प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर और क्लैरिटी से एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। फिर मैंने बताया कि आप क्या लिखते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस अच्छा लिखो, ठीक है। अब इसी में आगे बात करते हैं कि टॉपर्स आंसर राइटिंग के कुछ फार्मूलेस, कि किस तरह से टॉपर्स जो है अपना आंसर राइटिंग करते हैं। तो स्टेप 1 क्या करना है अपने को, क्वेश्चन को एनालाइज करना है। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, जैसे कि हमें से अगर पूछा जाता है इतिहास में किसी भी टॉपिक पर सवाल, मान लो, तो उस चीज़ को अगर आर्टिकल पर पूछा जाता है, चाहे मानसून सत्र पर पूछा जाता है कि आखिर मानसून सत्र क्या है, चाहे कोरोना पर पूछा जाता है, तो उस चीज़ को समझिए कि हाँ कोरोना हुआ, 2020 में कोरोना हुआ, इस तरह से उसका इफ़ेक्ट पड़ा, इतने बीमार पड़े वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ आप उसको एनालाइज करो कि हाँ ये चीज़ हम उस पर लिख सकते हैं। सिर्फ उसको एनालाइज करके रखना है कि इस पर लिख सकते हैं, उसको लिखना नहीं है। उसमें से टॉपिक जो एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक को लिखना है। अब इसी में देखते हैं कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन एनालिसिस जो मेन कीवर्ड्स हो गया, चाहे जैसे मानसून को लेकर जी कि अगर मानसून में कौन सा फसल होता है, इस मानसून में कौन सा फसल होता है वगैरह वगैरह, तो उस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्टिव वर्ड्स, डिस्कस, क्रिटिकली, एनालाइज, एक्सप्लेन का सही मतलब समझना। अब उस चीज़ का आपको सही मतलब समझना है कि हाँ इस चीज़ में क्या होना चाहिए, ठीक है। ये अपना स्टेप 1 हमने कवर कर लिया। अब स्टेप 2 की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन राइटिंग। देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन राइटिंग क्या होता है। कितने लोग होते हैं कि इंट्रोडक्शन राइटिंग में फ्ला ब्ला ब्ला लिख देते हैं, मतलब कि जो चीज़ नहीं लिखना चाहिए, जो चीज़ हमें लास्ट में लिखना चाहिए, वो चीज़ वो फर्स्ट में ही लिख देते हैं। तो वैसा नहीं करना। इंट्रोडक्शन राइटिंग आपका एकदम शॉर्ट हो, रिलेवेंट हो, जो इंट्रो से मैच करे, कि हाँ जो सवाल से आपका मैच करे, कि इस तरह का आंसर राइटिंग हमें करना है। छोटी, सटीक और रेलिवेंट इंट्रो हो। इसके साथ साथ करेंट अफेयर्स से लिंक करना, जैसे कि करंट अफेयर्स से लिंक करना टॉपिक बोल सकते हैं। चलो G20 पर, ठीक है, G20 समिट की बात कर लेते हैं। उस पर अगर सवाल पूछा गया तो वो तो अपना करंट अफेयर में, भले ही साल भर पुराना करंट अफेयर हो, 2022-23 जो भी करंट अफेयर हो, तो वो चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि हाँ ये चीज़ है। तो जैसे कि ये 50% टैरिफ की बात करते हैं, अभी जो अपना जो अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया इंडिया पे 50% टैरिफ का, तो वो चीज़ भी आपका करंट अफेयर में हो सकता है। तो उस चीज़ को रिलेवेंट करना, अपना करंट अफेयर से आज लिंक कर लो। जो अपना जैसा सवाल अगर टैरिफ पे पूछा जा रहा है तो उस चीज़ से लिंक कर लो इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ तक हमने लिंक कर लिया, करंट अफेयर से लिंक कर लिया। अब इसके बाद देखो डाटा, फैक्ट और रिपोर्ट का यूज़ करना, कि डाटा क्या कहता है, किस फैक्ट पे हम बात कर रहे हैं, और क्या रिपोर्ट निकला, क्या निष्कर्ष निकला, ये सब चीज़ों पर बात करना है। कि भाई कहाँ, मतलब डाटा अरेंज कीजिए, डाटा के साथ फैक्ट कि हाँ ये फैक्ट हो सकता है, और इस रिपोर्ट के साथ में आप उस चीज़ को लिखो, उस सवाल के जवाब को। ये हमने स्टेप 2 में डिस्कस किया।
अब बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 देखिए यहाँ पर है बॉडी स्ट्रक्चर। स्टेप 3 में बॉडी स्ट्रक्चर कभी भी जैसे कि पॉइंट वाइज या सब हेडिंग फॉर्म में लिखना। पॉइंट वाइज आप लिख सकते हो, ये बहुत अच्छा चीज़ है। पॉइंट वाइज आप जैसे कि हम क्लास 10th में लिखा करते थे, क्लास 11th में लिखा करते थे पॉइंट वाइज आंसर, और उससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था एग्जामिनर पर। तो ठीक यहाँ पर भी आपको वही करना कि पॉइंट वाइज लिखो या फिर सब हेडिंग फॉर्म में लिखो, ये चीज़ बहुत मज़ेदार होगा। इसके साथ साथ आप डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप्स का भी इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ज़रूरी है। इससे बहुत अच्छा आपका कॉपी मतलब दिखेगा एक तरह से देखा जाए तो। और एग्जामिनर को भी जैसे भद्दा कॉपी चेक करने में मज़ा नहीं आता है। मैं अपने एग्जांपल बता रहा हूँ कि किसी भी एग्जामिनर को अगर एक फ्रेश कॉपी दिया जाए और एक भद्दा कॉपी दिया जाए कि ऐसे लिखा है, रफ टफ लिखा है, तो वो चीज़ वो एग्जामिनर चेक नहीं करेगा। एकदम फ्रेश कॉपी को एग्जामिनर चेक करता है, उसको मज़ा भी आता है कि हाँ ये बच्चा सही लिखा है। तो इस तरह का अपना कॉपी में लिखें, ठीक है। इसीलिए डायग्राम यूज़ कीजिए, फ्लो चार्ट यूज़ कीजिए, मैप्स का इस्तेमाल कीजिए, इससे कॉपी थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। अब आगे बात करते हैं इसमें। देखिए बैलेंस्ड अप्रोच, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह से आपको मैनेज करके चलना होगा, बैलेंस करके चलना होगा। पॉजिटिव वे में भी और निगेटिव वे में किस तरह से मैनेज करना है। अब स्टेप हम 4 की बात करते हैं कि स्टेप 4 हमारा क्या करता है। स्टेप 4 हमारा देखिए कॉन्क्लूज़न है। कॉन्क्लूज़न क्या है कि फ्यूचर ओरिएंटेड सॉल्यूशन देना। यहाँ पर देखिए फ्यूचर ओरिएंटेड सॉल्यूशन देना कि भाई मतलब उस चीज़ का जैसे कोई फ्यूचर में क्या प्रभाव होगा इस चीज़ का, किसी भी टॉपिक जैसे कि 50% टैरिफ, तो इस चीज़ का क्या प्रभाव हो सकता है वो, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड हो गया ना, तो सॉल्यूशन कोई भी आगे चल के इस चीज़ को पढ़े तो हाँ लगे कि भाई ये चीज़ एकदम सही लिखा है। अब बात करते हैं कोई फेमस कोट या फिर सरकारी योजना का जिक्र। अपने कॉन्क्लूज़न में कोई फेमस कोट का आप यूज़ कर सकते हो या फिर सरकारी योजना का जिक्र कर सकते हो, मतलब जिस हिसाब से सवाल किया गया है उस हिसाब से आप उसका जवाब दे सकते हो। अब कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं बता दे रहा हूँ, जो कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स है वो बच्चे कर लेते हैं कि लंबा इंट्रोडक्शन लिख देते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन भी मैंने बताया कि शॉर्ट हो और सटीक हो तब मज़ेदार लगता है कॉपी भी। देखो जिस हिसाब से लिखना है उसी हिसाब से लिखो। पहले इंट्रोडक्शन दो, फिर अपना पैरा दो, उसके बाद और फिर लाइन बाय लाइन, ये नहीं कि पूरा घसीट देना है कॉपी, इस तरह से नहीं, एकदम शॉर्ट टॉपिक वाइज और बहुत ही मज़ेदार तरीक़ा से लिखो, ठीक है। और इसके बाद साफ यहाँ पर सिर्फ पैराग्राफ फॉर्म में ही आंसर को लिखिए, सिर्फ पैराग्राफ में कि हाँ एक पैराग्राफ हुआ, 2 पैराग्राफ हुआ, 4 5 6 पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के वे में ही अपना आंसर राइटिंग को लिखिए। और इसके बाद फैक्ट्स बिना सोर्स के लिखना। देखो फैक्ट्स जो है ना बिना सोर्स के नहीं लिखना चाहिए। जैसे कि आपके पास कुछ सोर्स ना हो तो उस चीज़ को ना लिखे। जैसे कि मान लो कोरोना को लेकर पूछा गया, चाहे मानसून को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर पूछा गया सवाल, तो उस चीज़ का फैक्ट्स अगर ना उस मतलब बिना सोर्स ना हो, जैसे कि अगर मोहनजोदाड़ो के बारे में पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता, मतलब किसी भी टॉपिक पर पूछा गया, तो उस चीज़ का सोर्स आप वहाँ प्रोवाइड करो कि बिना सोर्स के मत लिखो फैक्ट्स को। तो उस चीज़ से आपके जो एग्जामिनर है वो कॉपी काट देगा। इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ी। टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ किस वजह से होता है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जैसे कि बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो सवाल, पूरे सवाल को पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे कि सबसे पहले पूरे सवाल को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आंसर राइटिंग करेंगे। और अगर जिसमें जैसे कि आंसर राइटिंग जो मुझे नहीं आ रहा है तो उस चीज़ को वो स्किप नहीं करेंगे, उस पर जोर डालेंगे कि यार मुझे याद क्यों नहीं, ये चीज़ मैं कर सकता था। अगर आपको हल्का सा भी याद होगा तो उस पर वो जोर देंगे, 5 मिनट 10 मिनट जोर देंगे, तब वो आगे बढ़ेंगे। उनको नहीं आएगा भाई, जो नहीं आ रहा है आप उसको छोड़कर आगे बढ़ो ना, जब आएगा तो हम लास्ट में कर लेंगे उसको। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट को आप सीखिए। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम में किस तरह से करना चाहिए। तो इस हिसाब से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपको टाइम मैनेजमेंट का भी वीडियो बहुत जल्द मिलने वाला है। अब चलिए बात करते हैं इसके आगे कि टॉपर्स के कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देखते हैं। जो टॉपर्स अपने कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देते हैं किस तरह से। तो टॉपर्स की बात करें तो रोज़ 1 से 2 आंसर लिखने की आदत डालते हैं। टॉपर्स होते हैं ना,
वो रोज़ 1 से 2 आंसर्स हमेशा लिखते हैं। वो मेंस से पहले अपने प्रीलिम्स के समय से वो स्टार्ट कर देते हैं आंसर राइटिंग लिखना। तो वो चीज़ उनके बहुत फ़ायदेमंद इसलिए होता है कि उनका हैबिट हो जाता है, वो फास्टली लिख लेते हैं उस चीज़ को। जैसे कि आंसर राइटिंग करना कि हमें क्या लिखना है, हेडिंग में, सब हेडिंग में, टाइटल, सब चीज़ वो पहले से कवर कर लेते हैं, तो उन्हें बहुत ही ईजी पड़ती है टॉपर्स को। अब बात करते हैं पिछले 5 साल के PYQ प्रैक्टिस करना। जैसा कि मैं भी यहाँ पर भी अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ UPPSC BPSC का। तो आप उस चीज़ को देखो कि जो सवाल पूछे गए हैं पिछले 5 साल में प्रीलिम्स में, मेंस में जो सवाल पूछे गए हैं, जैसा कि मैंने मानसून सत्र को लेकर बोला, चाहे कोरोना को लेकर बोला, तो ये सारे सवाल जो है ना अपना स्टेट PCS में पूछे जा चुके हैं। शायद BPSC या फिर UPPSC में ये पूछा गया, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। अब इसके साथ साथ देखिए कि कॉपी चेकिंग करवाना किसी टीचर या फिर ट्यूटर से कि हाँ वो चीज़ आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है, उस चीज़ का सही से एनालिसिस करना, कॉपी को चेक करवाइए। अब इसके साथ साथ अपने आंसर को सेल्फ इवेलुएट करना कि आप खुद से देखो कि हाँ वो आंसर सही है कि नहीं। जैसे कि आपने उसे आंसर को लिख लिया, अब उससे खुद से जांचो, खुद से परखो कि वो चीज़ सही है या नहीं सही है। इस पर हमने बात कर ली। अब लास्ट में चलते चलते एक मोटिवेशनल लाइंस पर हम बात करते हैं कि BPSC मेंस में जीत उसी की होती है जो रोज़ कलम चलाता है। मैंने बोला ना कि जो रोज़ कलम चलाता है, कि इसका कहने का तात्पर्य है यहाँ पर मेंस का राइटिंग से, आंसर राइटिंग से। तो जो आंसर राइटिंग डेली करता है ना, उसी की जीत है मेंस में। याद रखो, हर आंसर आपको सिलेक्शन के एक कदम और करीब ले जाता है। जो भी आंसर आप लिख रहे हो वो आपको सिलेक्शन के नज़दीक लेकर जा रहा है। तो ये चीज़ बहुत ही मज़ेदार होती है। तो अगर आपको यह सारी जानकारी अच्छी लगी हो, अगर मैंने अच्छे तरह से थोड़ा डिस्कस किया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर NCERT की क्लासेस चला रहा हूँ, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्लासेस चला रहा हूँ, तो आप उन सारे वीडियोज़ को भी देखना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।